नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और नेशनल मीडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। इस वक्त मैं रवि भवन परिसर में हूं और रवि भवन परिसर में डॉक्टर राजेश ठाकरे जी आए हैं, जो कि नागपुर जिला भाजपा के उपाध्यक्ष है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दोनों चैनल में। क्या बताना चाहोगे, अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव है, किस नजरिया से दिख रही है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरी ताकत के साथ में नागपुर जिले के जितने भी स्थानिक स्वराज्य संस्था की इलेक्शंस है, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, महानगर पालिका हो या जिला परिषद हो, पूरे ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता मैदान में लगे हैं। और हम विश्वास के साथ इसलिए हमारे जीत को हम यहाँ पे हम कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पिछले वक्त का जो सीनियरियो यानी 5 साल पहले का जो सीनियरियो था और अभी का जो सीनियरियो है उससे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 5 सालों में भी भाजपा के माध्यम से बहुत बड़ा विकास था क्योंकि सरकार बीजेपी की थी, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से अभी भी है। लेकिन उस समय हम जितना चाहे उतना लोगों को हम अवेयर नहीं करा पाए कि आपका जो घरकुल है वो बीजेपी की तरह वजह से है। अभी जो हमारे अभियान चल रहे हैं कि जैसे अभी हमारे जो अभियान का नाम है कि विकसित भारताचा अमृतकाळ, आणि त्या विकसित भारताच्या अमृतकाळामध्ये नरेंद्रजी मोदी सन्मान्य देशाचे पंतप्रधान यांचे 11 वर्ष सरकारचे यशस्वीपणे पूर्ण, आणि त्यामध्ये एकंदरीत जे काही विकासाचे कामं झालेले आहेत, गोरगरिबांचा विकास झालेला आहे, शेतकऱ्यांचा झाला आहे, विद्यार्थ्यांचा झालेला आहे, नागरिकांचा झालेला आहे, ज्येष्ठ नागरिकांचा झालेला आहे, सर्व समाजाच्या विविध अशा योजना त्या ठिकाणी दिल्या गेलेल्या आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की या देशामध्ये, या महाराष्ट्रात, विशेषतः आपण नागपुरात सुद्धा आम्ही इथले पदाधिकारी असं म्हणून सांगतो की जे आम्ही गावागावात जे अभियान घेतो आहे त्यामध्ये लोकांचा उत्कृष्ट प्रतिसाद हा भाजपाच्या कमळाच्या चिन्हाकडे आहे। मोदी सरकार से 11 वर्ष यानी मोदी सरकार के 11 साल, इसमें भारत का विकास हुआ, आपका ऐसे कहना है। लेकिन देश में जो बेरोजगारी है वो बड़ी है, आपको मालूम है? देखो, कैसा है कि लोकसंख्या जो है वो बढ़ते जा रही है क्योंकि भारत देश एक बहु पैमाने पर, ये जो दुनिया में जितनी भी आबादी होंगी, आबादी वाले देशों में से भारत देश भी एक है। लेकिन देखो, अभी आप जो बोल रहे कि बेरोजगारी जो बोल रहे हैं, देखो बेरोजगारी उस समय भी थी जब कांग्रेस की सरकार थी, बेरोजगारी अभी भी है। ये बेरोजगारी बोले तो उसको बेरोजगारी नहीं बोला जा सकता, वैसे देखा जाए तो है और नहीं, दोनों तरीके से है। इसलिए क्योंकि लोगों के पास में रोजगार नहीं मिल रहा है, और नहीं है इसलिए क्योंकि जो लोग क्वालिफाइड है उनको पता है कि इतने बड़े कंपटीशन में गवर्नमेंट के पास में कम से कम स्कोप है, प्राइवेट में स्किल को ध्यान देते हैं। तो जो लोगों को समझ गया कि स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसे क्वालिफाइड लोग स्किल की तरफ जा रहे हैं। नहीं, लेकिन रोजगार नीति बनाया ना, केंद्र सरकार ने रोजगार नीति बनाया है। रोजगार नीति में एक निजी कंपनी को ठेका दिया जाता है, मैन पावर यानी मैन सप्लाई का उनको ठेका दिया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सरकार ने नीति लाई, रोजगार नीति, ऐसा नहीं लगता कि इससे और बेरोजगारों का शोषण किया जा रहा है? देखो, पिछले 20 साल से, अब ये समझ लो 10 साल कांग्रेस के लो और 10 साल बीजेपी के लो, उसको अगर हमने तुलनात्मक दृष्टया देख लिया, कंपैरेटिव देख लिया, तो सरकार की ट्रेनिंग की जितनी भी एजेंसियां होंगी वो सब के सब जो प्राइवेटाइज हो गई है। कांग्रेस सरकार ने भी कुछ किया, बीजेपी ने कुछ किया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कि गवर्नमेंट के पास में स्किल को और आगे बढ़ावा देने के लिए सभी को एजेंसी एडॉप्ट करनी पड़ती है, सरकार कोई भी हो। इसीलिए जो स्किल जिस एजेंसी के पास में है उस एजेंसी को स्किल डेवलपमेंट में काम दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि होता कैसा है कि सरकार के पास में सभी अभी एजेंसियाँ जो पहले समान नहीं रही है, क्योंकि लोकसंख्या बड़ी है, सीनियरियो बड़ा है, लोगों का विचार करने का बड़ा है, टेक्नोलॉजी बड़ी है। तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू ये प्राइवेट एजेंसियाँ जितनी है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो रिजल्ट भी दे रही है, उनका परफॉर्मेंस भी देखे जा रहा है। स्किल को आप उनको डेवलप करा के दो, उनको रोजगार भी उपलब्ध करके दो। ऐसे स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज के माध्यम से जितने भी संस्थाओं को काम दिया होगा
वो सबको टारगेट दिया गया और टारगेट के अनुसार उनका रोजगार का अगर रेशो देखोगे तो 50% से अब हो। स्किल डेवलपमेंट में मैं बता रहा हूँ, स्किल बोले तो आप खुद का रोजगार खुद बना सकते हैं, आप एक एम्प्लॉयमेंट देने वाले एम्प्लॉयर बन सकते हैं। इस प्रकार का काम स्किल डेवलपमेंट का है। तो मैं ये कहूँगा कि 10 साल के कांग्रेस और ये 10 साल मोदी जी सरकार का 11 साल आज तक के 11 साल ये बहुत ही फायदेमंद ये युवा के लिए आया है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है जो स्किल पर ध्यान देंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, कंप्यूटराइज का ज़माना आ गया है, इसीलिए 10 लोगों का काम 50 लोगों का काम एक ही कंप्यूटर करता है। और कंप्यूटर होने से लोगों का फ़ायदा भी हुआ है कि जो लोगों को 2 दिन 10 दिन 15 दिन लगते तो 1 सेकंड में काम हो रहा है। एक साइड से कंप्यूटर हमको फ़ायदा देता है तो दूसरे साइड के बेरोजगारी के माध्यम से वो अपने को नुकसान देता है। लेकिन अगर स्किल, क्योंकि देखो ना अभी ये छोटे छोटे देखो, अगर कोई अपना घर का बांधकाम करना चाहे तो प्लम्बर लग रहा है, इलेक्ट्रिशियन लग रहा है, बराबर है, CCTV कैमरे वाले लग रहे हैं, बराबर है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सर्विस देने वाले लोग चाहिए। अभी बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग निकल गई है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि जिनकी जो क्षेत्र में स्किल है वो व्यक्ति वैसा क्वालिफाइड बना है। और मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया, अभी जो नई शिक्षा नीति जो लाया है, तो उसमें जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके तहत उन्होंने स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा भर दिया है। क्योंकि बढ़ती हुई लोक संख्या के आधार पर हम सभी को गवर्नमेंट करके रोजगार दे, ये पॉसिबल ही नहीं, चाहे सरकार किसी की भी बिठा दो। और अभी सरकार पूरी एजेंसियां चलाए, ऐसी हालत भी देश की नहीं। आपको मालूम है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अब मुझे बताइए कॉलेजेस में जो महाविद्यालयों में जो अंशकालीन जो प्राध्यापक है उनको निकाला जा रहा है, क्यों है? विशेष करके मराठी प्राध्यापक इन्हें निकाला जा रहा है क्योंकि माइनॉरिटी का कॉलेज रहा तो उस पे सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के ही बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे उनका कहना है। क्योंकि मराठी ये विषय को महाराष्ट्र से निकाला जा रहा है कुछ कॉलेजों में जो माइनॉरिटी के कॉलेज है। तो आपको नहीं लगता कि ये महाराष्ट्र में के जो मराठी प्राध्यापक है उन पे ये अन्याय है करके? देखो गवर्नमेंट NEP के हिसाब से बता रहा था आपको, जो यूनिवर्सिटी ग्रांटेड जो कॉलेजेस है यानी UGC जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी कॉलेज नहीं निकाल सकता। आप पहले ये समझ लो। मैंने अंशकालीन बोला। और दूसरी बात जो है कंट्रीब्यूटरी टीचर जो है ना, देखो क्या होता है, ये सभी जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो या कोई प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी हो, चाहे आर्ट कॉमर्स साइंस के हो या और भी कोई हो, सभी को परफॉर्मेंस मांगता है। देखो अगर मैं मान लो कोई माइनॉरिटी से हो या कोई मैं मेजॉरिटी के समाज में से हूँ, लेकिन अगर मैं मेरा जो है स्किल डेवलप नहीं करता, मेरी गुणवत्ता अगर नहीं बढ़ाता हूँ और मैं केवल अपने जात धर्म के आधार पर अगर मैं रोजगार की बात करते रहूंगा तो आज की दुनिया में वो पॉसिबल नहीं। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। मेरा कहना ये है, महाराष्ट्र के जितने माइनॉरिटी कॉलेज है वहां से मराठी जो विषय है वो कम किया जा रहा है। उनका कहना है कि स्टूडेंट नहीं मिलते, विद्यार्थी नहीं मिलते। देखो कैसा है, मराठी बंद नहीं किया गया है, लोग जो है ना इंग्लिश मीडियम की ओर बढ़ रहे हैं। लोग जो है हिंदी स्कूल कॉलेजेस से मराठी स्कूल कॉलेज अभी भी है पूरी संख्या में, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा तो मराठी है। अभी कैसा विरोधी लोग जो है ना इस प्रकार का प्रचार प्रसार करते हैं कि ये सरकार महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेजेस को सेकेंडरी माइनॉरिटी कॉलेज, हाँ। और माइनॉरिटी की एक बात जो है ना, देखो कैसा है, मराठी ये अपनी जो है महाराष्ट्र की फर्स्ट लैंग्वेज है, बराबर है, और देश की समझ लो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, बराबर है। वैसे महाराष्ट्र की ये फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है। तो मराठी को कोई भी सरकार सेकेंडरी या टर्शरी नहीं कर सकती और बंद करने का सवाल ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बेस ही है। हम महाराष्ट्र के मराठी कल्चर को जीवित रखना चाहती है सरकार, ऐसे बंद कैसे करेगी? मैंने बंद करने की बात नहीं की। मैंने कहा आपको कि माइनॉरिटी जो कॉलेज है वहां से मराठी जो विषय है उसे कम किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि विद्यार्थी नहीं मिलते। देखो कैसा है, जो ऐसे विद्यालय में या तो जो कॉलेजेस में ऐसा हो रहा होगा, तो मैं कहूँगा कि वो यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेजेस पर या तो कोई जो हायर सेकेंडरी बोर्ड होगा उन्होंने उन पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि मराठी को ऑप्शनल रखा भी गया नहीं है बहुत जगह, और जहाँ रखा होगा तो मेरी ये डिमांड रहेगी कि उसको कंपलसरी करो। अगर मान लो कहीं किसी ने सिलेबस किया होगा, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेजेस वगैरह जो जिनको मिला है वो खुद अपना सिलेबस बना सकते हैं, उनको ऐसी अथॉरिटी दी गई है।
अगर ऐसा कुछ है तो मराठी को उन्होंने बंद नहीं करना चाहिए, मराठी रहना चाहिए, इस मत का मैं भी हूँ। और स्टूडेंट तो मिलते हैं ना, मिलते हैं ना, कंपलसरी करना चाहिए। देखो कैसा है, जब हम किसी चीज़ को कंपलसरी करेंगे तो स्टूडेंट तो मिलेंगे ना। हमने तो ये देखा कि जिनने कभी मराठी बोला नहीं, देखा नहीं, ऐसे लोग भी जब ट्रांसफ़र होके आते हैं तो मराठी स्कूलों में उनको पढ़ना पड़ता है। जैसे किसी मराठी बच्चों को इंग्लिश उनको बहुत बड़ा हाई जाता है, वैसे उनको मराठी जाता है, लेकिन कम से कम कल्चर में तो आता है, वो मराठी पढ़ने लायक तो हो जाता है। तो महाराष्ट्र में अगर वो रह रहे तो मराठी उनको आना चाहिए, तो मराठी वो जीवित रहेगी और रहना ही चाहिए, और सरकार भी उसी के लिए वैसा ही काम कर रही है। चलो ठीक है, ये महाराष्ट्र के मराठी भाषा की बात हो गई, विषय की बात होगी, प्राध्यापकों की बात होगी। मैं स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव की बात करूंगा, विशेष करके ग्रामीण की बात करूंगा, नागपुर ग्रामीण की। रामटेक में आज जो है वो भाजपा ने अपना खासदार खो के वहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का खासदार है। क्या लगता है स्थानिक स्वराज्य संस्था में प्रभाव किसका रहेगा? देखो कैसा है, नागपुर ग्रामीण में बता रहा हूँ आपको, सिनेरियो तो पूरा देश का ही है वैसा, कि लोकसभा में जो है रिजल्ट जिस प्रकार से भाजपा एनडीए को मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जितना फिजिकल डेवलपमेंट जो है, मतलब सार्वजनिक विकास जो है, जैसे रोड, रास्ते, ब्रिजेस, कैनल, लोगों को जो पानी की सुविधा, लोगों को बिजली की सुविधा, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ये भौतिक सुविधा का विषय है, सार्वजनिक विकास का सुविधा है। बहुत दिया पिछले 10 सालों में का कांग्रेस और ये 11 साल का भाजपा, उसके तुलना में जमीन आसमान का अंतर है। इतना बड़ा डेवलपमेंट है। किस प्रकार का डेवलपमेंट? रोड, रास्ते, बिजली वगैरह जितना बोला मैंने, ये सार्वजनिक आपके ग्रामीण, आपके नागपुर ग्रामीण के रास्ते अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। देखो मैंने क्या बोला, 10 साल का, पिछले 10 साल का कांग्रेस और अभी के 11 साल बहुत जबरदस्त है, बहुत। जब आप कहीं पे भी जाओ, अरे हमारे गाँव में, आप उमरेड में गए? उमरेड में गए? उमरेड के रास्ते देखे आपने? कल भी जाके आए। देखो क्या होता है, देखो आप पत्रकार लोग हो, हर 3 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में रास्ते खराब होते हैं। कभी बारिश, कभी पानी का, कोई जमीन कैसी होती है तो रास्ते खराब होते हैं, नए बनना चालू होते हैं। अभी समझ लो कि 2 साल पहले का रास्ता अभी आप देखोगे 3 साल पहले का तो खराब तो थोड़ा बहुत दिखाई गया ना, लेकिन जो नया जो भी रास्ते बन रहे हैं ना, अभी बहुत क्वालिटी के साथ बन रहे हैं। विशेषतः यहाँ पे सन्माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब है, सन्माननीय बावनकुळे साहब है, पूरे पावरफुल लोग हैं, सन्माननीय नितिन जी गडकरी साहब है। पूरा देश और राज्य इस नागपुर को बहुत अलग तरीके से देखता है। विकास की गंगा जहाँ से ओरिजिन होती है, ये एक नागपुर है। यहाँ के रास्ते बाकी के तुलना से अगर देखा जाए, बाकी के राज्यों के, तो बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कामठी रोड से आए? हाँ। गडकरी साहब का अभी प्रोग्राम हुआ सूरज भट्ट सभागृह में। हाँ। उन्होंने कहा कि नागपुर जिला के, नागपुर शहर के, जहाँ का मैं खासदार हूँ, वहाँ के रोड चकाचक है। बरोबर। आप कामठी रोड से आए, कितने खड्डे दिखे आपको? देखिए कैसा है, मैंने क्या बोला कि जबलपुर रोड है वो। कामठी रोड, देखो कामठी रोड जितना भी डेवलपमेंट में, मेट्रो में जितना आ रहा है, मेट्रो में जितना कहाँ तक आ रहा है, कनान तक, सुनो मेरी बात। अब वहाँ पे कैसे सीमेंट रास्ते पहले बनने के थे तो हालत खराब थी, अभी सीमेंट रास्ते बन गए, अच्छे हो गए। और जहाँ डामरीकरण बोल रहे, मुझे तो सब जगह सही रास्ते दिख रहे हैं। गड्ढे गोदाम, हाँ, तो वो जो एरिया है ना, वो डामरीकरण वाला एरिया है। अब वो वहाँ पे पूरा सीमेंट, लाल गोदाम, जहाँ जहाँ सीमेंटीकरण हुआ है वहाँ अच्छा ही है। और मैं ये बोला ना कि 2 साल 2.5 साल के बाद में अगर किसी रास्ते को तुम अभी बता रहे होंगे कि वो खराब है, वो नया उसका टेंडर निकलने वाला, नया वो बनने वाला है। और कोई भी रास्ता उस डांबर वाला, वो तो 2-3 साल के अंदर खराब आप होता है। देखिए, भाजपा के पदाधिकारी हो इसलिए आप गुणगान गाओगे, लेकिन एक सर्वसामान्य नागरिक के तौर पे आप क्या कहोगे? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, सर्वसामान्य नागरिक करके मैं इतना समाधानी हूँ। अगर मैं बीजेपी का नहीं भी होता तब भी ये सरकार ने जितना सार्वजनिक विकास किया, जितना व्यक्तिगत विकास किया, उतना किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आज हर घर में जो चूल्हा जल रहा है, उज्ज्वला गैस के माध्यम से जल रहा है। चूल्हा जल रहा कहने का मतलब, जो चूल्हा के जगह अभी गैस आ रही है। और चूल्हा भी जल रहा है इसलिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत लोग ट्रेन हुए हैं, रोजगार लोगों को मिल रहा है, लोग अपना अपना खुद का धंधा भी देख रहे हैं। जो MPSC UPSC उसके माध्यम से भी लोगों को अच्छा ऑप्शंस मिले हैं। लोग अभी अलग अलग तरीके के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस पर ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग की अलग अलग संस्थाएं मिल रही है, गवर्नमेंट की भी संस्थाएं है, प्राइवेट भी चल रही है। तो लोगों को जितना अवेयरनेस इस सरकार ने कराया है उतना पिछले सरकार ने नहीं कराया था। आज बच्चे को सब चीजें पता है। नहीं, लेकिन पर्यावरण का नुकसान करके डेवलपमेंट करना, ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए घातक है। देखो, 2 चीजें हैं। अगर कोई चीज अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ तो भी फर्क होता है। मैं समझता हूँ कि ये इसको बोलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और डेवलपमेंट भी हो।
ये सीमेंट रास्ते बनने से सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, मतलब कहीं तो भी इकोनॉमिकली भविष्य के लिए अच्छा बना है, लेकिन इन्वायरमेंटली वो नहीं बना है। हम समझते टेम्परेचर बढ़ रहा वगैरह, लेकिन हम वहाँ अगर देखते इकोनॉमिकली अगर देखते हैं तो हमने 20-25 साल के लिए रास्ते पक्के बनाए, जो हर 2 साल के बाद में जो खर्चा करना पड़ता था। अच्छा, जनता का पैसा ही तो डामर रास्ता, डामरीकरण और सीमेंटीकरण रास्तों का नुकसान कौन करता है? देखो कैसा है कि डामर का जो नुकसान है वो बारिश से होता है, बराबर है, और सीमेंट रास्ता जो है ना, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ। पर्यावरण का ऐसा देखो, वो तो डामर जो है पहले से मतलब अच्छा रहा है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से सीमेंट रास्ते ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमें इकोनॉमिकली भी देखना पड़ता है। तो हमने कैसे किस प्रकार से बैलेंस किया नागपुर में भी, अगर हमने सीमेंट का उपयोग ज़्यादा कर लिया ना, हमने प्लांटेशन भी बहुत ज़्यादा किया है, आप समझो, क्योंकि किसी चीज़ को अगर हमको इकोनॉमिकली अगर समझ लो हमको सस्टेनेबल बनाना है और इन्वायरमेंटली बनाना है, तो हमको दूसरे साइड में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो वृक्षारोपण इतना हुआ है, प्लांटेशन इतना हुआ है देश में, अभी भी देखो ना, पिछले 4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि मैं खुद आपके सामने में खड़ा हूँ, मैं अभी तक के 2000 झाड़ लगा चुका हूँ खुद। तो और भी मेरा एक टारगेट है, मेरा 10,000 झाड़ लगाने का टारगेट है। ऐसे सभी पदाधिकारियों को बीजेपी ने काम दिया है कि आप अपने अपने जगह, सार्वजनिक जगह में हो, खेतों में हो या ग्राम पंचायत की जगह में हो, रास्तों में हो, जगह जगह पौधे लगाए, और हर बस्ती में अगर समझ लो 1000 लोग हैं, पर्यावरण को एक करे 1000 वृक्ष लगना ही चाहिए, एटलीस्ट एक तो। बड़े पेड़ को काट के छोटे पेड़ लगाओ, जो हमारे देखो कैसा होता है, बड़ा पेड़ काटना ये कोई सरकार का पर्सनल कोई उद्देश्य नहीं होता है। विकास काम में अगर कोई आता है उससे एक्सीडेंट भी होता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्सीडेंट नहीं होता? जो साइड में है ना ऐसे पेड़, सर्विस रोड पे है तो अभी भी पेड़ वो जीवित है, लेकिन जो मेन हाईवे पे आ रहे हैं तो उसको तो ये करना पड़ा। एक झाड़ अगर हमने 50 साल का 20 साल का काटा तो वहाँ पे पॉलिसी के अनुसार हम हजारों झाड़ लगाते जा ही रहे हैं। आप देखो क्या होता है, चार्जेस कोई भी किसी को लगा सकता है, लेकिन अगर हर कोई व्यक्ति, मैं ये बोलूँगा कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई जानकार व्यक्ति होगा और वो अगर मान लो विचार कर ले खुद पे कि भाई 10 साल के कांग्रेस और 10 साल का भाजपा एनडीए के सरकार की तुलना में, तो वो किसी भी पक्ष का ना हो और वो अवेयर आदमी हो, तो बोलेगा कि नहीं वाकई में भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार के माध्यम से जितने भी केंद्र सरकार के हो या भाजपा प्रणीत इतर राज्यों में भी जो भी सरकारें हैं, उसका काम पूरा समाधान कारक है, अच्छा है, लोगों के हित के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए भी हित का है। मेरा एक आखिरी सवाल, अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव है और स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में आप नागपुर ग्रामीण के उपाध्यक्ष हो भाजपा के, क्या चित्र रहेगा? स्थानिक स्वराज्य संस्था में हम लोग बहुत आगे रहने वाले हैं। अभी जैसे हमारी 57 सीटें भाजपा के इसके जिला परिषद की है, तो 57 में से तकरीबन हम 45 से 50 जीतेंगे, इतना आत्मविश्वास है। अब आप बोलेंगे कैसा? तो जिस प्रकार से हमने विधानसभा में अपनी यंत्रणा बनाए, लोगों को व्यक्तिगत विकास की योजना बहुत दी है, जैसे घरकुल हो गया, लाड़की बहन योजना हो गया, किसान सम्मान योजना हो गया, उज्ज्वला गैस योजना हो गया, लोगों को आरोग्य के लिए योजना केंद्र सरकार की होगी या राज्य सरकार की होगी, इतनी दी है कि लोगों को पैदा होने से लेके तो बुढ़ापे तक पूरी योजनाओं का लाभ इस सरकार ने दिया है। और हम लोग पब्लिक को बता भी रहे हैं कि देखो आप जो भी रोज उपभोग कर रहे हैं उसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन कितना है। उनको बताते हैं कमल की चिन्ह की आपने बटन दबाई, इसीलिए आपको ये सब योजनाएं मिली है। तो लोगों को लगता है कि भाई 10 साल पहले तो नहीं मिल रहा था, ये दे रहे ना, जो दे रहे उनको साथ देना चाहिए। तो लोगों का जो है विचार करने का दृष्टिकोण अभी बदल गया है। पहले कैसे लोग पैसे फेंकते थे और वोट जो है बदल जाते थे, अभी तुम चाहे विरोधी पार्टी वाला कितना भी फेंके, लोगों को ये लगता है कि इसने कमाया होगा इसलिए फेंक रहा है। लेकिन कमल के चिन्ह के लोग जो साल भर काम करते हैं, कर्मचारी के समान कार्यकर्ता काम करता है, ये विकास काम के लिए भी काम करता है, जनता के हित के लिए काम करता है, और हमने काम किया, आपको कौन सी योजना दी ये भी बताता है। और इसलिए हम लोगों के मन में हमारी योजनाएं, हमारा चिन्ह हम लोगों के मन में पूरे 12 महीने 365 साल हम लोगों के मन में जीवित रखने का काम करते हैं। और इसी विश्वास के साथ पूरी हम चाहे नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर पालिका और जिला परिषद हो, हमारा शहरी 70% अबो रहने वाला है, पूरा आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ मैं। हमारा शहरी जो है 70% रहेगा स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में। ऐसी नागपुर जिला के भाजपा के जो उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजेश ठाकरे जी, उन्होंने कहा है, उनको ठाम विश्वास है कि नागपुर जिला परिषद भी हम अब जीत लेंगे और जितने भी स्थानिक स्वराज्य संस्थाएं हैं उसमें भी भाजपा का ही
कब्जा रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद IBM TV9 न्यूज और नेशनल मीडिया पे आपने इतना आपका कीमती समय दिए इसलिए। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज नेशनल मीडिया न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार।